नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन आपको पढ़ाया जा रहा है। तीसरा चैप्टर चल रहा है। पिछले लेक्चर में आपको फिक्स बाइस पढ़ाया गया और फिक्स बाइस सर्किट के माध्यम से जो है हम ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन के ठीक मध्य में स्थिर रख रहे थे, लेकिन उसमें टेम्परेचर चेंज होने पर और ट्रांजिस्टर का पैरामीटर बीटा चेंज होने पर उसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाता था, शिफ्ट हो जाता था। मतलब टेम्परेचर और बीटा के चेंज का कोई भी कंट्रोल उस सर्किट में नहीं था। ठीक है, तो अब हम दूसरी सर्किट पढ़ेंगे, कलेक्टर टू बेस बाइस सर्किट। दूसरी सर्किट का नाम है क्या है, कलेक्टर टू बेस बाइस सर्किट। ठीक है, इसमें क्या है कि बेस को वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल से ज्वाइंट करके। ठीक है, यहाँ पर आरबी रेजिस्टेंस जुड़ा है और यहाँ पर हमारा एक आरसी रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है कलेक्टर के सीरीज में। ठीक है, उसके ऊपर बैटरी वीसीसी जोड़ दी गई है। मैं पूरा सर्किट नहीं बनाया हूँ, इसको ला करके आप इधर से क्या कर सकते हैं, मीटर से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। तो बार बार 25 सर्किट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर जो देखिए, इधर हमारा क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये बेस और एमीटर है। तो बेस और एमीटर के बीच जो वोल्टेज हमें मिलेगा ना, उसे बेस एमीटर वोल्टेज VBE के नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या है, कलेक्टर है, और ये क्या है, एमीटर है। तो इसके बीच में जो वोल्टेज मिलेगा VCE के नाम से जानते हैं। ये वाला वोल्टेज हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा और ये वाला वोल्टेज हमारा इनपुट वोल्टेज होगा। बेस करंट हमारी इनपुट करंट होगी, कलेक्टर करंट हमारी आउटपुट करंट होगी, और यहाँ से टोटल करंट फ्लो कर रही है तो IB प्लस IC करंट होगी इस RC रेजिस्टेंस में। ठीक है, और यहाँ से हमारी एमीटर करंट फ्लो हो रही है। तो इसको ले जा कर के आप ऐसे क्या कर देंगे, मिला देंगे ये वाला पॉइंट ऐसे। ठीक है, तो ये एक्चुअली दिखाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी ऐसे ही क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। कभी भी KVL लगाएंगे तो इसको थोड़ा खींच लेंगे तो आपको KVL जो है समझ में आ जाएगा। और KVL तो बहुत सारे लोग पढ़े होंगे और बहुत सारे लोग हमसे नहीं पढ़े हैं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी KVL वगैरह आपको पढ़ाया नहीं गया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ कलेक्टर से बेस को सप्लाई किया जा रहा है, इसलिए कलेक्टर टू बेस बाइस बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्यू पॉइंट को एक एक्टिव रीजन के ठीक मध्य में स्थिर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस सर्किट का यूज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है, वो चीज़ आगे हम आपको बताएंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि इस परिपथ में बेस को 22 वोल्टेज VCC के स्थान पर कलेक्टर टर्मिनल से दी जाती है। मतलब इसमें बेस को 22 वोल्टेज जो है VCC के स्थान पर कलेक्टर टर्मिनल से दी जाती है, कलेक्टर टर्मिनल से दिया गया है। ठीक है, अर्थात RB को VCC से नहीं कलेक्टर से कनेक्ट किया जाता है। RB को VCC से नहीं कनेक्ट किया गया है, किससे कनेक्ट किया गया है, कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। इसमें RB को फीडबैक रेजिस्टेंस का इसमें RB एक फीडबैक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, ये एक फीडबैक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फीडबैक का काम कर रहा है। ठीक, इस सर्किट में RC में प्रवाहित धारा का मान IC प्लस IB होता है। इसमें जो RC जो आउटपुट हमारा रेजिस्टेंस है, अब इसी को लोड रेजिस्टेंस के नाम से भी आप समझ सकते हैं, या फिर कलेक्टर के सीरीज में जुड़ा है तो आप RC बोल सकते हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो कौन सी करंट होगी, IB प्लस IC। देखिए, IC इधर आएगी, फिर IB इधर आएगी, तो टोटल करंट I फ्लो करेगी। तो I बराबर IB प्लस IC होता है। तो अब इधर से जब सर्किट कंप्लीट करेंगे ना, तो इधर से वही करंट आएगी, IB प्लस IC। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब बात है कि इसको समझना है हमको। तो इसको समझने के लिए क्या होता है कि पहले इनपुट साइड में KVL लगाएंगे। इनपुट साइड में KVL लगाने पर, जब इनपुट साइड में KVL लगाएंगे ना, तो हमारा ये समीकरण निकल करके आता है। तो IB बराबर VCC माइनस VBE बटे RB प्लस बीटा प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। अगर देखेंगे तो इनपुट साइड में अगर आप KVL लगाएंगे तो हमको यही समीकरण क्या होगा, मिलेगा, ये वाला समीकरण। कैसे, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐसे मान लीजिए ऐसे चलते हैं, तो ऐसे चलने से माइनस आ रहा है, तो माइनस का VCC हमने ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद करंट की दिशा में चलना है RC में,
तो आर सी इंटू आई बी प्लस आई सी ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा इधर ऐसे चलेंगे तो करंट की दिशा में चल रहे हैं, तो करंट की दिशा में आई बी इंटू आर बी प्लस का हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर प्लस आपका वी है, देखिए क्योंकि इधर पॉजिटिव से ये वाला हमारा पॉजिटिव से है ना, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। इधर अर्थ है, अर्थ को हम निगेटिव मानते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये वी बी हमारा यहाँ पर पहले क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा, तो प्लस वी बी हो गया, ठीक है, केवीएल लगाने पे। तो अब ये वाला जो समीकरण है ना, आई बी बराबर वी सी सी माइनस वी बी ई बटे आर बी प्लस बीटा प्लस 1 आर सी, ठीक है। तो ये वाला समीकरण जो है इसी इक्वेशन से निकल करके आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तब जा कर के निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वी सी सी माइनस वी बी है ना, तो वी इसको उधर ले जाएंगे तो वी बी उधर जाएगा, तो वी सी सी माइनस वी बी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जब आई बी का मान निकालेंगे तो आर बी नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर बी नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर आई बी का मान रख देते हैं ना, तो यहाँ पर बीटा प्लस 1 निकल करके आ जाता है। तो उतना बड़ा सॉल्व करने की हमको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही ध्यान देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आई सी का मान बीटा आई बी आया है ना, आई सी का मान क्या आया है, बीटा आई बी आया है। तो ये चीज़ यहाँ पे समीकरण में जब रख देते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है, वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। या फिर बीटा का आई बी का मान रख देंगे तो आई सी के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चीज़ थोड़ा मैं बता रहा हूँ, आई सी का मान ही क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। कंफ्यूज होने वाले की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जब आई सी का मान रख देंगे ना, आई सी बराबर बीटा आई बी रख देंगे तो कैलकुलेशन करने पर हमारा ये समीकरण निकल करके आएगा, ठीक है। ये वाला समीकरण निकल करके आएगा। तो ये समीकरण हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब उसके बाद आपको पता है आउटपुट साइड की अगर मैं बात करूं तो लीकेज करंट जो होता है ICE होता है और ICEO बराबर बीटा प्लस 1 ICBO होता है, ठीक है। तो इसी में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम ICO को मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, IC बराबर बीटा IB प्लस ICEO हो जाएगा, ठीक है। IC बराबर बीटा IB प्लस ICEO हो जाएगा। तो ICO को नगण्य मान लेते हैं। मान लीजिए भी हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो लीकेज करंट बढ़ेगी, और ये लीकेज करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है कॉमन एमिटर मोड में, जब हमारा बेस टर्मिनल क्या हो, ओपन हो, ये तब की बात है। इसको आपको पहले ही बताया गया। तो अगर इसको नगण्य मान लें तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो IC बराबर बीटा IB हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब आउटपुट पर केवीएल लगाने पर, इस साइड में जब केवीएल आप लगाएंगे तो केवीएल लगाने पर यहाँ पर देखिए माइनस VCC हो जाएगा ना, पहले माइनस आ रहा है, तो माइनस VCC ले लेंगे। फिर इसमें जो आए करंट की दिशा में चलेंगे तो IB प्लस IC इंटू RC जो लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपका कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, प्लस और माइनस, तो पहले प्लस आ रहा है तो प्लस आपका VCE हो जाएगा, ठीक है। आपको केवीएल में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको हम वो पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, केवीएल पढ़ाएंगे तो कैसे सॉल्व किया जाता है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी भी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लड़के जो नहीं जानते हैं वो केवीएल को पढ़ें, आगे तो आपको पढ़ा ही दिया जाएगा, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि जो मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कहाँ से निकल करके आया, इतना ही काफ़ी है, ठीक। और वो तो इतना बड़ा डेरिवेशन है और एक एक चीज़ को लिख के पढ़ाना जो है बड़ा टाइम लगता है। तो इतना आ गया इक्वेशन। अब यहाँ से निकालेंगे ना तो VCE का मान जो है VCC माइनस RC कोष्ठक में IB प्लस IC हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए जब यहाँ पे क्या है, VCC तथा VB हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। RC का मान हमें पता रहेगा, ट्रांजिस्टर का बीटा हमको पता रहेगा, तो हम IB का मान सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब IB का मान सेलेक्ट हो जाएगा तो IC का मान निकाल लेंगे। जब IC का मान सेलेक्ट हो जाएगा तो IC का मान इसी में रख करके हम VCE का मान निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि VCC RC का मान तो हमें पहले से ही क्या है, पता है, ठीक है। RC का मान हमें पहले ही पता रहता है। RC एक लोड का काम कर रहा है, तो कितने लोड को हमें कौन सी सप्लाई करनी है वो चीज़ हमको पहले से ही पता होता है, ठीक है। तो VCE का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अतः 1 2 3 से 1
3 से IB, IC तथा VC के मानों की गणना करके हम ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि इन तीनों समीकरण से हम IB चूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से IC करंट आएगी, VC ही वोल्टेज आ जाएगा हमारा। तो यही तो ऑपरेटिंग पॉइंट है। मान लीजिए हम ऐसा IB चूज किए जिससे हमारी IC और VC प्राप्त हो गई और वो ऑपरेटिंग पॉइंट के ठीक मध्य में मिला हमें। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट कर रहे हैं, एक्टिव रीजन के ठीक मध्य में DC लोड लाइन पे हमें क्या हुआ, मिला। अब बात आती है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए और बीटा चेंज हो जाए तब भी क्या हमारा Q पॉइंट जो है एक्टिव रीजन के ठीक मध्य में स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा, यही चीज़ तो जानना है। बाकी तो ये समीकरण से पता चल गया कि हाँ चलिए ठीक है, हम IB का मान ज्ञात कर लिए, फिर उसके बाद IC का मान ज्ञात कर लिए, फिर VC का मान ज्ञात कर लिए, ये चीज़ हमको पता चल गया। ठीक, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक बात हमको समझ में आ गई। अभी जो आउटपुट साइड में एक इक्वेशन निकाला गया था, या इनपुट साइड में ये वाला पहले वाला इक्वेशन निकाला गया था, तो इससे जो है ये एक समीकरण निकल करके आया है, ये वाला समीकरण। ठीक है, जब यहाँ पे IB का मान निकालेंगे तो VCC माइनस RC कोष्ठक में IB प्लस IC माइनस VBE बटे RB हो जाएगा। ठीक है, अब जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पर RC कोष्ठक में IB प्लस IC है ना, और यहाँ पर देखिए VCC माइनस RC कोष्ठक में IB प्लस IC है, तो इतना है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे, VCE रख देंगे। तो यहाँ पर IB का इक्वेशन आ गया VCE माइनस VBE बटे RB आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो वही चीज़ है यहाँ पर लिखा गया है कि इस 4 वाले इक्वेशन में यहाँ पर कहीं लिखा गया है। अब इक्वेशन 3 और 4 से देखिए, ये 3 नंबर है और ये क्या है, 4 है। तो यहाँ से IB का मान VCE माइनस VB बटे RB आ गया कि नहीं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि यदि टेम्परेचर चेंज हो जाए या बीटा चेंज हो जाए तो कैसे हमारी कलेक्टर करंट पुनः अपनी स्थिति को क्या कर ले रहा है, प्राप्त कर ले रहा है। देखिए, इसमें यदि टेम्परेचर बढ़ने से IC करंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से IC करंट बढ़ेगा, क्योंकि लीकेज धारा बढ़ जाती है। तो ये लीकेज वाले का क्या है, आपका इक्वेशन है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, तो कलेक्टर करंट हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, बीटा बढ़ने से IC बढ़ जाता है, क्योंकि अगर बीटा बढ़ेगा तब भी हमारा IC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो IC बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से IC बढ़ गया क्योंकि लीकेज धारा बढ़ रही है, और बीटा बढ़ने से IC बढ़ जाता है। ठीक है, बीटा बढ़ने से जब IC बढ़ जाता है तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, हाँ, बीटा बढ़ने से हमारा IC क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इस इक्वेशन से ही स्पष्ट हो रहा है। उपरोक्त दोनों केस में IC का मान बढ़ जाता है, जिससे इक्वेशन तीसरे के अनुसार, इक्वेशन नंबर तीसरे के अनुसार IC का मान अगर बढ़ जाएगा तो VCE का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, VCE का मान कम हो जाएगा। जब VCE का मान कम हो जाएगा तो IB का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, IB का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा अलग से मैं दिखा रहा हूँ। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यह आपका बीटा बढ़ रहा है, बीटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो बीटा बढ़ रहा है तो हमारा IC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब IC बढ़ जाएगा, देखिए ये माइनस में है ना, तो IC बढ़ेगा तो VCE का मान घट जाएगा। तो VCE का मान क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। अब VCE का मान क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। जब VCE का मान घटेगा तो IB का मान घटेगा, IB का मान क्या हो गया, घट गया। अब जब IB का मान घटेगा तो फिर कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो फिर कलेक्टर करंट हमारी IC क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब पहले कलेक्टर करंट बढ़ रही थी, अब फिर कलेक्टर करंट क्या हो रही है, घट रही है। मतलब इसमें कलेक्टर करंट अगर बढ़ने की कोशिश कर रही है ना, तो फिर बाद में वो तुरंत क्या हो जाएगी, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। तो Q पॉइंट हमारा पहले की अपेक्षा जो है फिर पुरानी अवस्था में आ जाएगा, मतलब पहले जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अपनी स्थिति में ही वो कंट्रोल में रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा या बीटा बढ़ेगा तो IC का मान बढ़ेगा। तो IC का मान अगर बढ़ेगा तो VCE का मान क्या होगा, कम होगा।
यहाँ पर देखिए माइनस में है ना, IC अगर बढ़ेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, जिससे VCE का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब VCE का मान कम हो जाएगा तो VCE का मान कम होने से IB का मान कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। VCE कम होगा तो IB कम होगा, तो VCE जो है हमारा यहाँ पर देखिए कम हो रहा है। VCE हमारा कम होगा तो IB कम होगा। जब IB कम होगा तो फिर जो है IC कम हो जाएगा, किसके अनुसार, इसके अनुसार। देखिए IB कम हो रहा है तो IC भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि कलेक्टर करंट अपनी पुरानी अवस्था में आ जा रहा है। तो इसमें तो क्या है, इसमें क्यू पॉइंट हमारा एकदम ऑपरेटिंग पॉइंट के क्या कहते हैं, DC लोड लाइन के या एक्टिव रीजन के ठीक मध्य में स्थिर ही रहेगा, क्योंकि एक बार बढ़ने की कोशिश करेगा तो फिर वो अपनी पुराने वैल्यू पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इस सर्किट का ये फ़ायदा है। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ने से IC बढ़ जाता है, क्योंकि लीकेज धारा बढ़ जाती है। लीकेज धारा बढ़ जाने से IC हमारा बढ़ जाएगा, इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। बीटा बढ़ने से IC बढ़ जाएगा। उपरोक्त दोनों केस में IC का मान बढ़ जाता है, जिससे इक्वेशन 3 के अनुसार VCE का मान कम हो जाता है। इक्वेशन 5 के अनुसार VCE कम होने से IB कम हो जाता है। अब IB कम होने से IC बराबर बीटा IB के अनुसार IC कम हो जाता है। ठीक है, तो पहले IC बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ने से IC बढ़ रहा था, फिर VCE कम हो गया, इसके अनुसार VCE कम हो गया, फिर उसके बाद इसके अनुसार IB कम हो गया, फिर IC हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो IC हमारा पुरानी अवस्था में पहुंच गया। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा क्या है, स्थिर अवस्था में ही है। अर्थात यदि IC बढ़ने का प्रयास करेगा तो इस सर्किट में यह प्रोविज़न है कि IC में तेज़ी से वृद्धि नहीं होने देगा। इस प्रकार ऑपरेटिंग पॉइंट स्थिर कर देता है। इस प्रकार हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो इसमें क्यू पॉइंट हमारा क्या रहता है, स्थिर रहता है। जैसे अब इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर या बीटा हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर या बीटा अगर बढ़ रहा है तो हमारा क्या बढ़ेगा, कलेक्टर करंट IC का मान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अब IC अगर बढ़ रहा है तो ICBO भी बढ़ेगा, हमारा ICBO बढ़ेगा। अब ICBO अगर बढ़ेगा तो सॉरी, यहाँ पर आपका ICBO होगा। टेम्परेचर या बीटा बढ़ेगा तो आपका ICBO क्या होगा, बढ़ेगा। तो ताप बढ़ने से यहाँ पे पहले टेम्परेचर बढ़ाइए। ठीक है, बीटा नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ICBO बढ़ेगा, जिससे हमारा क्या बढ़ेगा, IC करंट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब IC करंट बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, VCE का मान क्या होगा, VCE का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अब VCE का मान घट जाएगा तो आपको पता है कि IB का मान क्या हो जाएगा, IB का मान
IB का मान घट जाएगा। ठीक है, अब जब IB का मान घट जाएगा तो IC का मान भी क्या हो जाएगा, घट ही जाएगा। IC का मान हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से ऐसे जो है ये हो गया, तो IC हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तीर के डायरेक्शन को देखना जरूरी है। टेम्परेचर बढ़ा, लीकेज करंट बढ़ी, IC बढ़ा, VCE का मान घट गया, IB घट गया, तो IC क्या हो गया, घट गया। पहले देखिए IC बढ़ रहा था, फिर IC क्या हो गया, घट गया। मतलब पहले IC बढ़ रहा था, फिर IC घट गया, तो मतलब IC अपने स्थान पे ही क्या है, स्थिर है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लीजिए बीटा बढ़ रहा है, बीटा के केस में भी वही बात होगी। अगर मान लीजिए बीटा हमारा बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा ही। जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो VC का मान घटेगा, IB घटेगा, IC फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन एक प्रकार से आप ऐसे ही देख सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ICBO हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, तो IC हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। VCE का मान क्या होगा, कम होगा। IB क्या होगा, घट जाएगा, तो IC अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया, अगर बीटा बढ़ रहा है तो आपका IC बढ़ेगा, तो VCE का मान क्या होगा, घटेगा, तो IB का मान क्या होगा, घटेगा, तो IC का मान क्या होगा, घटेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें गुण थोड़ा आपको लिखना है, गुण लिखना है इस सर्किट का, गुण और दोष। हालांकि इतना ही काफ़ी है, जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। यह सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है, यह ऑपरेटिंग पॉइंट को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान करता है। यह ऑपरेटिंग पॉइंट को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान करता है। यह ऑपरेटिंग पॉइंट को कुछ हद तक क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, अर्थात टेम्परेचर या बीटा चेंज होने पर क्यू पॉइंट काफ़ी हद तक स्थिर रहता है, ठीक है, काफ़ी हद तक स्थिर रहता है। मतलब ये नहीं कि इसके द्वारा एकदम से ही क्यू पॉइंट को हम स्थिर कर देंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी हद तक ही स्थिर रहता है। अब दोष की अगर मैं बात करूं तो दोष में आपका है कि इस सर्किट को भी अधिक प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, इस सर्किट को अधिक प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। कारण क्या है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। कलेक्टर बेस सर्किट को भी अधिक प्रयोग में नहीं लाया जाता। यद्यपि आरबी मतलब रेजिस्टेंस आरबी द्वारा की गई डीसी फीडबैक के कारण ऑपरेटिंग पॉइंट तो स्थिर हो जाता है, किंतु आरबी द्वारा एसी फीडबैक भी होती है, जिससे एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण
यह परिपथ अधिक प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये जो आरबी रेजिस्टेंस है ना, इसके द्वारा डीसी फीडबैक तो होता ही है, लेकिन एसी का भी फीडबैक हो जाता है, तो जिससे वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज गेन कम होने की वजह से जो है हमारा क्या हो जाता है, इसका यूज नहीं किया जाता है। मेन चीज़ है इसमें वोल्टेज गेन। एक बार फिर लिख लीजिए, यद्यपि आरबी द्वारा की गई डीसी फीडबैक के कारण ऑपरेटिंग पॉइंट तो स्थिर हो जाता है, किंतु आरबी द्वारा एसी फीडबैक भी होती है, जिससे एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कम हो जाता है। इस कारण यह परिपथ अधिक वोल्टेज प्राप्त नहीं कर पाएगा। देखिए, वोल्टेज गेन का मतलब है कि आउटपुट बटे इनपुट होता है, तो डीसी फीडबैक तो हो ही रहा है, अगर एसी फीडबैक हो जाएगा तो डीसी और एसी दोनों जुड़ जाएंगे, तो वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज साइड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, जब इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा तो वोल्टेज गेन कम हो जाएगा, तो इसमें गेन कम हो जाता है। इस वजह से इस सर्किट का यूज जो है नहीं किया जाता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें आरबी की वजह से, इसमें आरबी की वजह से वोल्टेज गेन कम हो जाता है, वोल्टेज गेन कम हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं क्या लिखना है आपको मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेन पॉइंट यही है। ठीक है, वोल्टेज गेन कम हो जाता है, इस वजह से इसका यूज नहीं करते हैं। अगर वोल्टेज गेन कम हो जाएगा फिर उसके बाद जो है पावर गेन पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम इस सर्किट का यूज करेंगे तो हमें पावर गेन कम नहीं करना है, तो पावर गेन अगर हम कम हो जाएगा तो हमारे सिग्नल का जो पावर लेवल है वो बढ़ ही नहीं पाएगा, तो एम्प्लीफिकेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।